क्या इतिहास हमेशा वैसा ही होता है जैसा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, या फिर उसके पीछे छिपी होती है एक दूसरी कहानी, ज्यादा गहरी, ज्यादा रहस्यमयी और कभी-कभी डरावनी भी। कल्पना कीजिए एक ऐसे पल की जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत और एक उभरता हुआ राष्ट्र आमने सामने खड़े हों। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखे, कैमरों की चमक, औपचारिक मुस्कानें, कूटनीतिक शब्दों का आदान प्रदान, लेकिन भीतर ही भीतर चल रहा हो एक ऐसा संघर्ष जो आने वाले समय में लाखों लोगों की किस्मत तय करने वाला हो। नवंबर 1971 की वो यात्रा जब इंदिरा गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया, सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी। ये एक ऐसा क्षण था जहां मानवता और राजनीति, नैतिकता और रणनीति, संवेदना और शक्ति सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात आने वाले कुछ ही हफ्तों में दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। 1971 का वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। ये क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से अलग था, लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक भेदभाव का सामना कर रहा था। बंगाली जनता खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी पहचान और उनके अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। 1970 के आम चुनावों में जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया, तो ये उम्मीद जगी कि अब हालात बदलेंगे, लेकिन सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। मार्च 1971 में स्थिति विस्फोटक हो गई। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने इतिहास के पन्नों पर खून के गहरे निशान छोड़ दिए। इस अभियान का उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद को खत्म करना। विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया गया, बुद्धिजीवियों को मारा गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और आम नागरिकों को बिना किसी कारण के मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए। ये सिर्फ दमन नहीं था, ये एक संगठित नरसंहार जैसा था। डर और आतंक का ऐसा माहौल बना कि लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इन भागते हुए लोगों का रुख था भारत। सीमाएं अचानक मानवीय पीड़ा की लहर से भर गईं। कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ चुके थे। ये संख्या इतनी विशाल थी कि उसने भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को हिलाकर रख दिया। सीमावर्ती राज्यों में अस्थायी शिविर बनाए गए, लेकिन संसाधन सीमित थे। भोजन, पानी, दवाइयां, सब कुछ कम पड़ने लगा। बीमारियां फैलने लगी। बच्चों की हालत सबसे खराब थी। उस समय भारत खुद भी विकासशील अवस्था में था। गरीबी, बेरोजगारी और सीमित संसाधनों के बीच अचानक इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आना किसी भी देश के लिए कठिन होता। लेकिन भारत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें आश्रय दिया। आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा था और साथ ही सुरक्षा का खतरा भी। यदि ये संकट यूं ही चलता रहा तो ये भारत के आंतरिक संतुलन को बिगाड़ सकता था। इसी समय इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस संकट का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने कई देशों का दौरा किया, यूरोप, सोवियत संघ और अन्य प्रमुख शक्तियां, ताकि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति के बारे में जागरूक किया जा सके। लेकिन इस पूरे प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण था संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख, क्योंकि उस समय अमेरिका विश्व राजनीति में सबसे प्रभावशाली शक्ति था। अमेरिका का दृष्टिकोण इस संकट के प्रति अलग था। शीत युद्ध के दौर में उसकी प्राथमिकताएं रणनीतिक थीं। पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी था, खासकर इसलिए क्योंकि वो चीन के साथ एक गुप्त कूटनीतिक पुल का काम कर रहा था। रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर इस क्षेत्र को एक बड़े भू राजनीतिक खेल के हिस्से के रूप में देख रहे थे। उनके लिए पाकिस्तान का समर्थन बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण था। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की यात्रा करने का निर्णय लिया। ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये आखिरी कोशिश थी, एक ऐसा प्रयास जिसमें वे सीधे अमेरिकी नेतृत्व से बात कर सकती थी और उन्हें इस संकट की गंभीरता समझा सकती थी। जब वे अमेरिका पहुंची तो उनके पास केवल आंकड़े या रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र का दर्द, एक मानवीय त्रासदी की पुकार और युद्ध की चेतावनी भी थी। व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात रिचर्ड निक्सन से हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, औपचारिक बातचीत हुई और दुनिया को एक शांतिपूर्ण संवाद का संदेश दिया गया। लेकिन इस औपचारिकता के पीछे एक गहरी खाई थी। निक्सन और किसिंजर पहले से ही भारत के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। उन्हें लगता था कि भारत सोवियत संघ के करीब जा रहा है और क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इस मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि that it is not the task of any one country to say to another what they should do.
even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. लेकिन इस बातचीत का असर वैसा नहीं हुआ जैसा इंदिरा गांधी चाहती थी। अमेरिकी प्रशासन ने उनकी बातों को सुना जरूर, लेकिन अपने रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उनके लिए पाकिस्तान अभी भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार था। ये वो क्षण था जब कूटनीति की सीमाएं स्पष्ट होने लगी थीं। इस पूरी यात्रा के दौरान एक अदृश्य तनाव बना रहा। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर ये स्पष्ट हो चुका था कि दोनों देशों के दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इंदिरा गांधी इस यात्रा से ये समझकर लौटी कि अब भारत को अपने फैसले खुद लेने होंगे। अब ये स्पष्ट था कि यदि स्थिति को बदलना है तो इसके लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। ये एक ऐसा मोड़ था जहां इतिहास धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। इस कहानी का ये हिस्सा हमें ये दिखाता है कि कैसे एक मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जाल में उलझ जाता है। ये भी स्पष्ट होता है कि बड़े राष्ट्र अक्सर अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। नवंबर 1971 की वो यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके प्रभाव अभी खत्म नहीं हुए थे। जब इंदिरा गांधी संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस लौटी तो उनके सामने स्थिति पहले से भी अधिक स्पष्ट थी। अब ये भ्रम नहीं रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट को हल करने के लिए कोई निर्णायक कदम उठाएगा। कूटनीति की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं और वास्तविकता ये थी कि भारत को अब अपने हितों और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं निर्णय लेना होगा। भारत लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने तेजी से आंतरिक और सैन्य तैयारियों को मजबूत करना शुरू किया। ये तैयारी केवल युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संभावित संघर्ष के लिए थी जिसे अब टालना मुश्किल हो गया था। देश के भीतर शरणार्थियों की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा था। सेना को पहले ही सतर्क कर दिया गया था और पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक योजनाएं तैयार की जा रही थीं। ये स्पष्ट था कि यदि पाकिस्तान की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में भी हालात तेजी से बदल रहे थे। वहां मुक्ति वाहिनी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समूह, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। भारत ने इस आंदोलन को नैतिक और रणनीतिक समर्थन दिया, जिससे पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ गया। ये संघर्ष अब केवल आंतरिक विद्रोह नहीं रहा था, बल्कि एक पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में बदल चुका था। इस पूरे परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया और पाकिस्तान के प्रति समर्थन बनाए रखा। इसके पीछे कारण केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि गहरे रणनीतिक थे। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर इस क्षेत्र को एक बड़े वैश्विक समीकरण का हिस्सा मानते थे, जहां पाकिस्तान उनके लिए चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। हालांकि इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसने भारत की स्थिति को मजबूत किया। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये था भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि 1971। इस संधि ने भारत को एक रणनीतिक सुरक्षा प्रदान की। इसका अर्थ ये था कि यदि किसी तीसरे देश ने भारत के खिलाफ हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा होगा। दिसंबर 1971 की शुरुआत तक हालात पूरी तरह युद्ध के कगार पर पहुंच चुके थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र में कई हवाई अड्डों पर अचानक हमला किया, लेकिन ये कदम पाकिस्तान के लिए उल्टा पड़ गया। इसी के साथ शुरू हुआ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और अपने सैन्य अभियानों को सक्रिय कर दिया। इस युद्ध की खास बात यह थी कि भारत ने एक स्पष्ट और सटीक रणनीति अपनाई। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सेना को अलग थलग कर दिया। नौसेना और वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान की आपूर्ति और संचार व्यवस्था कमजोर हो गई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा। ये एक स्पष्ट संकेत था कि अमेरिका इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। लेकिन भारत इस दबाव में नहीं आया। सोवियत संघ ने भी अपनी नौसेना को सक्रिय कर दिया,
जिससे शक्ति संतुलन बना रहा। ये शीत युद्ध का एक ऐसा क्षण था जहां दो महाशक्तियां सीधे टकराव के करीब थीं, लेकिन भारत ने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना ने अद्भुत गति और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। मात्र 13 दिनों के भीतर पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह घिर चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके साथ ही एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए स्वतंत्रता और सम्मान की प्राप्ति थी। जिन लोगों ने अत्याचार, विस्थापन और पीड़ा का सामना किया था, उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी। इस पूरे घटनाक्रम में इंदिरा गांधी का नेतृत्व एक निर्णायक कारक था। उन्होंने न केवल संकट को समझा, बल्कि समय पर सही निर्णय भी लिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक असफलताएं और संभावित सैन्य खतरे, इन सब के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। सालों बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका के गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, तो दुनिया को इस पूरी कहानी का एक और पहलू देखने को मिला। इन दस्तावेजों में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर के बीच हुई बातचीत दर्ज थी, जिसमें उन्होंने भारत और इंदिरा गांधी के प्रति अत्यंत नकारात्मक और अपमानजनक विचार व्यक्त किए थे। ये पूरी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता हमेशा प्राथमिकता नहीं होती। बड़े देश अपने हितों के अनुसार निर्णय लेते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें मानवीय संकटों को नजरअंदाज करना पड़े। दूसरी बात, एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा दिखा सकता है। और तीसरी बात, जब एक राष्ट्र अपने सिद्धांतों और मानवता के पक्ष में खड़ा होता है, तो वो इतिहास को बदल सकता है। नवंबर 1971 की वो यात्रा, जो पहली नजर में एक असफल कूटनीतिक प्रयास लगती है, वास्तव में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जब भारत ने ये तय किया कि वो अपने फैसले खुद करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अंततः इस निर्णय ने न केवल एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, बल्कि ये भी साबित किया कि सही के लिए खड़े होने का साहस ही इतिहास को आकार देता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि कभी-कभी हार जैसी दिखने वाली घटनाएं ही सबसे बड़ी जीत की नींव रखती हैं।